हेलो एवरीवन, दैट इज़ मी जिया। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के ज़रिए हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ब्लड, क्या होता है? ये एक बॉडी फ्लूइड होता है। वाई हम इसको बॉडी फ्लूइड कह रहे हैं? क्योंकि ये एक फ्लूइड होता है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इसको बॉडी फ्लूइड कहा गया है। और ये एक रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसका मतलब क्या है? जो रेड है मतलब किसका कलर रेड है, ओके। और वेस्कुलर का मतलब है क्योंकि ये वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं और उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसके लिए इसको बोला है वेस्कुलर। और कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ब्लड सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यू में जाता है और ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला है, इसीलिए इसको रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। उसके बाद बात की जाए, जो बॉडी वेट है वो अकॉर्डिंग ब्लड मास कितना रहता है, मतलब कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड मास कितना रहेगा एक पर्सन के अंदर, उसकी बात की जाए तो वो 6 to 8% रहता है, मतलब पर केजी के हिसाब से। अगर मान के चलो कि 70 किलो का आदमी है तो उसके अंदर कितना लीटर ऑफ ब्लड होगा? 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड होगा। और ये किसके ऊपर आधारित है? ये इस चीज के ऊपर आधारित है कि अगर बॉडी वेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ब्लड मास होगा, वो 6 to 8% रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है कि अगर 70 किलो का आदमी है तो उसका जो ब्लड होगा उसके अंदर वो 5 से 6 लीटर माना जाता है। उसके बाद बात की जाए कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ब्लड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये डिलीवर करता है बहुत सारे नेसेसरी सब्सटेंसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। तो ये कैसे डिलीवर करेगा? ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर होता है, जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर हो गया आरबीसी और आरबीसी के अंदर होता है एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। और जो हीम होता है ये आयरन होता है, और ये जो आयरन होता है इसकी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की। इसकी कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सके और उस ऑक्सीजन को ये पूरी बॉडी में डिलीवर करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि एचबी जो है वो ब्लड का ही पार्ट है और एचबी के अंदर आयरन होता है और आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है और वही उसको डिलीवर करता है सारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स को भी डिलीवर करता है हमारी सारी बॉडी के अंदर। उसके बाद बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को। वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड, और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद बात की जाए तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी ये करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये सर्कुलेट करता है डब्ल्यूबीसी को हमारी थ्रू आउट बॉडी में, ठीक है। क्यों इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन बोला है? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं, इसलिए हमने इसको इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस बोला है। उसके बाद ये डिटेक्शन करता है एंटीजन्स की। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको डिटेक्ट करता है किसकी हेल्प से? एंटीबॉडी की हेल्प से। और एंटीबॉडीज किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है हमारी बॉडी के अंदर? डब्ल्यूबीसी के थ्रू। उसके बाद बात की जाए तो कोआगुलेशन में भी हेल्प करता है। कोआगुलेशन में ये कैसे रिस्पॉन्स करता है? अगर मान लो किसी ब्लड वेसल में इंजरी हो गई है, वहां से ब्लड एक्सपोज होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, या फिर कोई सर्जरी हुई है या फिर एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे चोट लग गई है, तो उसको ब्लड को भी अपने आप रोकता है हमारा ब्लड। वो कैसे करता है कि जो ब्लड होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, वो लिक्विड होता है, ब्लड में प्लेटलेट होते हैं और वो क्या करते हैं? क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? ब्लड को एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एक जेल में कन्वर्ट करते हैं, और वो जेल इंजरी के पास जाके प्लग हो जाता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। उसके बाद बात की जाए तो ये मैसेंजर फंक्शन का भी काम करते हैं। मैसेंजर फंक्शन का मतलब क्या है? कि ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है, हार्मोन्स को थ्रू आउट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज होता है, कहीं पर टिश्यू में चोट लग गई है, कहीं पे इंजरी हो गई है, उसका भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लड आए, प्लेटलेट्स आए और वहां पर एडेशन करे और कोगुलेशन करे और वहां पे स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग करे। उसके बाद बात की जाए तो रेगुलेशन हमारा बॉडी का टेम्परेचर करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। हाइड्रोलिक फंक्शन भी करता है ये। तो ये सारे फंक्शंस थे ब्लड के जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद बात की जाए तो कलर की। अब ब्लड का कलर क्या होता है? हमें पता है ब्लड का कलर होता है रेड, क्योंकि यहाँ पर अभी बताया ना रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये, तो ब्लड का कलर रेड होता है। तो क्या होता है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है,
उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं होमोक्रोम। होमोक्रोम एक कलरिंग मैटर ब्लड होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो देखिए ब्लड के कितने सारे फंक्शंस होते हैं। अब अगर मान के चलो कि ये जो ब्लड है ये सारे फंक्शंस को प्रॉपरली ना करे तो मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा है। तो उन डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए हम कुछ टेस्टिंग करते हैं और वो जो टेस्टिंग होती है वो एक सेक्शन के दौरान आती है, दैट इज अ हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। कैसे? हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ब्लड की स्टडी इज नोन एज हिमेटोलॉजी। उसके बाद बात की जाए जो ब्लड होता है ये किस में बनता है हमारी बॉडी में? बोन मैरो में बनता है। किसमें? बोन मैरो में बनता है। तो इसी तरह कि अगर कोई भी डिसऑर्डर बोन मैरो में अराइज होता है तो वो भी किसके अंडर आता है? हिमेटोलॉजी के अंडर ही आता है। उसके बाद बात की जाए लिम्फ नोड्स की। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और अगर उनके अंदर भी कोई इन्फेक्शन आती है, ठीक है, तो उसकी स्टडी भी किसके अंदर आती है? वो भी अंडर आएगी हिमेटोलॉजी सेक्शन के अंडर ही आती है। अब अगर बात की जाए कि ब्लड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड के अंदर चीजें क्या क्या है उनके बारे में बात की जाए तो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो जो सेल होते हैं वो कहां से बनते हैं? ब्लड में, बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर 45% होते हैं। कितने होते हैं? 45%। और जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड के अंदर 55% होता है। तो प्लाज्मा 5% ज्यादा रहता है, 10% ज्यादा रहता है कंपैरेटिव टू सेल्स। सेल्स 45% एंड प्लाज्मा विल बी 55%। अब बात करते हैं कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं ब्लड के अंदर। तो सेल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट तो प्लेटलेट है ही है। अब देखो इनके और भी नाम है, जैसे कि आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और अगर इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन हो रही है ब्लड के अंदर तो उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो आरबीसी है ये ब्लड के अंदर 95% होते हैं, मतलब आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल है हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद बात की जाए डब्ल्यूबीसी की, जो डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम है दैट इज अ ल्यूकोसाइट और ये हमारी बॉडी में 1%, ब्लड में 1% पाया जाता है और इसकी फॉर्मेशन को बोलते हैं हम ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। उसके बाद बात की जाए प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट और हमारी बॉडी में ये 4% पाए जाते हैं और इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। तो बात अभी तक हमने की थी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट के बारे में। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड के अंदर होता है 55%। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रोलाइट, वाटर जो कि 92% रहता है प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन की बात करें तो वो 7% रहता है। काफी वेस्ट मटेरियल भी होता है प्लाज्मा के अंदर और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं और कुछ गैसेस भी होती है प्लाज्मा के अंदर। तो ये सब चीजें प्लाज्मा के अंदर होती है। उसके बाद बात की जाए तो वो जो वाटर होता है वो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% रहता है और उसका काम जो होता है वो अब्जॉर्प्शन करना होता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम भी वाटर का होता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर कुछ ड्राई सब्सटेंसेस भी होते हैं और उनकी रेंज जो होती है वो 8 से 10% होते हैं प्लाज्मा के अंदर। और बात की जाए प्रोटीन की तो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर 7% रहता है और इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ अलग सॉल्वेंट और सब्सटेंसेस रहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वो सब कितना रहता है? 1% रहता है। उसके बाद बात की जाए तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन्स है, ये चीजें कुछ ऑर्गेनिक है कुछ इनऑर्गेनिक है। तो बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक क्या है। देखो इनऑर्गेनिक में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी नॉर्मल रेंज होती है 0.9 to 1.5% और एग्जाम्पल क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद बात की जाए ऑर्गेनिक में तो आते हैं प्रोटीन जिनकी रेंज है 7%। और देखिए प्रोटीन कौन कौन से हैं प्लाज्मा के अंदर? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन।
आपने अगर अभी तक कोई भी एग्जाम दिया होगा, कॉम्पिटेटिव अगर कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो उसमें कभी ना कभी आपने ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे। और देखिए उसमें ज्यादातर क्वेश्चन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन से काफी अराइज होते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्या है, देखो एल्बुमिन का काम क्या है प्लाज्मा के अंदर, क्यों जरूरी है ये हमारे प्लाज्मा में होना, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, साथ में रेगुलेशन करता है, मेंटेनेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस पर, ताकि प्योर प्योर रहे और इम्प्योर चीज इम्प्योर रहे, मतलब दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट और मेंटेनेंस करने का काम किसका है, एल्बुमिन का, और साथ में मेंटेन करता है पीएच ऑफ द ब्लड। उसके बाद बात की जाए ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन देखो 3 टाइप से प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो देखो अल्फा और जो बीटा है, ये जो अल्फा और बीटा है, इनकी फॉर्मेशन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, और इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन का। और गामा की बात की जाए तो इसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए फिब्रिनोजन की, तो सभी को पता है फिब्रिनोजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि कोआगुलेशन में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब कि अगर हमारे को कोई इंजरी हो जाती है, कोई ब्लड वेसल इंजरी हो जाती है या टिश्यू इंजरी हो जाती है, तो वहां पे क्लॉट बनता है। ठीक है, और वो क्लॉट बनाने में कौन हेल्प करता है, फिब्रिनोजन हेल्प करता है। कि अब क्या है कि प्लाज्मा के अंदर और भी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट होती है, जैसे कि लिपिड हो गया। ठीक है, लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, हार्मोन होते हैं, विटामिन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको बता ही दिया था, जिसका परसेंटेज होता है 0.9 टू 1.5%। देखिए एक चीज और होती है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही, देखिए अगर तो इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है प्लाज्मा के अंदर, तो उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब ये होता है इंक्रीज होना, क्या होता है, इंक्रीज होना। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होता है प्लाज्मा के अंदर, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना। ठीक है, अगर अब देखिए इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज होगा 1.5% से ज्यादा अगर हुआ तो वो हाइपरटोनिक होगा। डिक्रीज मतलब 0.9% से कम हुआ तो वो हाइपोटोनिक होगा। अब अगर ये नॉर्मल रेंज में हुआ, मतलब कि नॉर्मल प्लाज्मा में नॉर्मल हुआ, इलेक्ट्रोलाइट अपनी रेंज में 0.9 टू 1.5% के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि ब्लड के अंदर और फिजिकल कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ऑस्मोसिस के ऊपर अप्लाई होता है, ताकि प्योर और इम्प्योर चीजें आपस में सेपरेट रहें। ठीक है, उसके बाद होता है पीएच, विस्कोसिटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ये जो कांस्टेंट होते हैं ब्लड के अंदर, क्यों, क्योंकि इनकी रेंज होती है ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी वेरी नहीं करती है। कैसे है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो इस 3 तरीके से बता रखी है। इसकी रेंजेस क्या है, देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करें तो इसकी रेंज होगी 7 से 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में बात की जाए तो 290 से 300 ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। और अगर बात की जाए ऑन्कोटिक प्रेशर की रेंज में तो 25 mm पर मरकरी रहेगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक बात और, हर एक बुक में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, तो वो आप अपने माइंड से भी थोड़ा सा लगा के चलिएगा कि कितना होता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए पीएच की, तो देखिए पीएच कितना होता है। पीएच अगर बात की जाए आर्टीरियल ब्लड में, हमें पता है आर्टीरियल ब्लड में अलग ब्लड होता है और वेनस ब्लड में अलग होता है। आर्टीरियल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेनस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो क्या है, आर्टीरियल ब्लड का जो पीएच होता है ये होता है 7.45, और जो वेनस ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.35। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर मान के चलिए कि जो पीएच है वो कितना हो गया, 7.35 से डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। और अगर वो पीएच 7.4 से इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अल्कलोसिस। ठीक है, उसके बाद बात की जाए ये जो पीएच है ये मेंटेन कैसे किया जा रहा है बॉडी के अंदर, तो ये जो पीएच है ये मेंटेन किया जाता है CO2 के एक्सक्रीशन से, और CO2 का एक्सक्रीशन कहां से होता है, लंग से होगा। उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय किडनी सेक्रेशन से। ठीक है, उसके बाद बात की जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी,
तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है 1.05 टू 1.06 ग्राम पर डीएल। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इनकी डेंसिटी का रेशो कितना है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो वो कितनी है 1.05 टू 1.06 ग्राम पर डीएल। ये बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। देखिए, जो विस्कोसिटी है ब्लड की, वो वाटर के 5 गुना ज्यादा रहती है, 5 टाइम्स मोर रहती है। ठीक है, और ये विस्कोसिटी 2-3 चीजों पर डिपेंड भी होती है, जैसे कि आरबीसी के ऊपर भी डिपेंड होती है कितनी विस्कोसिटी रहेगी। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन कितना है उसके ऊपर भी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। तो ये सारा कुछ था ब्लड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।